एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं नकल के लिए अकल चाहिए। पाकिस्तान यहीं पर फंस गया। अभी पाकिस्तान के लिए एक समस्या यूएई की तरफ से आई है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के बाद क्यों धमकाया है पाकिस्तान को। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मात्र 3 घंटे और 3 घंटे में ही पाकिस्तान के साथ खेल हो गया। अभी पाकिस्तान एक मजबूरी का फायदा उठा रहा था, और मजबूरी क्या था? यूएई और सऊदी अरब जो कभी पक्के वाले दोस्त थे, दोनों के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई। और दुश्मनी का कारण है अपना अपना प्रभाव दिखलाना। मैं ज्यादा मजबूत हूँ, मैं ज्यादा मजबूत हूँ। और सबसे बड़ा कारण क्या बना? सबसे बड़ा कारण बना यमन। यमन में यूएई के प्रभाव को खत्म करना चाहता था सऊदी अरब। क्यों खत्म करना चाहता था? ज्यादातर हुती विद्रोही क्या करते थे? सऊदी अरब के तेल रिफाइनरीज, तेल के जो फैक्ट्रीज कहें या फिर रिजर्व्स कहें, उन जगहों पर मिसाइलों से हमले कर देते थे, और उसकी वजह से उन्हें अच्छा खासा नुकसान होता था। और एक और बड़ी वजह बताई जा रही है कि सऊदी अरब का जो न्योमा प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो चुका है, और अब इतना पैसा इसमें सऊदी अरब के प्रिंस लगा चुके हैं कि कहा जा रहा है कि पता नहीं ये पैसे वापस रिकवर हो पाएंगे भी या नहीं रिकवर हो पाएंगे। अब इस तरीके से परेशान है सऊदी अरब के प्रिंस। उनका ध्यान अब आसपास के इलाकों में भी जा रहा है। आक्रामक रवैया भी वो अपना रहे हैं, अपने ही देशवासियों को ये भी दिखलाने के लिए कि मैं आज भी शक्तिशाली हूँ। ऐसे में सऊदी अरब और यूएई के बीच में टेंशन खड़ी हो गई। लेकिन यूएई ने जब कहा कि ठीक है, मैं यमन से निकल जाता हूँ, यमन से मैं बाहर चला जाता हूँ, और यमन से अपने सैनिकों को वापस लाने की घोषणा कर दी, तो सऊदी के रुख में भी नरमी आनी शुरू हो गई। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने इस बात का संकेत भी दे दिया कि देखो, यूएई के साथ हम अपने रिश्ते को बहुत अहमियत देते हैं, और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सऊदी और यूएई के रिश्ते तो मजबूत होने ही चाहिए। फैसल का ये बयान एक ऐसे समय में आया है जब यूएई और भारत के बीच में पार्टनरशिप हो गई है, और यूएई और भारत डिफेंस के एग्रीमेंट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। सऊदी अरब अगर डिफेंस के एग्रीमेंट कर रहा है पाकिस्तान के साथ, तो न्यूक्लियर हथियारों के अलावे कोई खास चीज मिलने वाला नहीं है। और न्यूक्लियर हथियार सऊदी अरब को बड़ी आसानी से मिल जाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का एक अच्छा खासा प्रभाव है न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर। तो ऐसे में सऊदी अरब को वो हथियार बहुत आसानी से मिल जाएंगे, ये संभव नहीं है। तो यूएई और सऊदी अरब के बीच में अब ऐसा लग रहा है जैसे सुलह हो जाएगी, और इसके संकेत विदेश मंत्री ने देने शुरू कर दिए। इन्होंने ये भी माना कि यमन पर हम दोनों की बातें एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा रही है। उन्होंने ये बात मानी कि अगर यमन से यूएई निकल जाता है तो हमें इस रिश्तों को और भी ज्यादा सामान्य करना होगा, और एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाना होगा ताकि यूएई के साथ संबंध हमारे मजबूत बने रहे। अब प्रभाव बढ़ाने की होड़ में जो ये टेंशन खड़ा हुआ, इस टेंशन का गाज किस पर गिरा? ये गाज सीधे जाकर गिरा है पाकिस्तान के ऊपर। 3 घंटे के लिए यूएई के राष्ट्रपति भारत आए थे, और इस बीच भारत के साथ डिफेंस एग्रीमेंट से लेकर कई तरह की घोषणा हो गई। और जैसे ही ये वापस गए, वहां से इन्होंने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के मेंटेनेंस के काम को नकार दिया, और इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे कर लिए। ये एक बहुत बड़ा टेंशन है पाकिस्तान के लिए। वैसे तो पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, ये प्रोजेक्ट किसी राजनीतिक कारण से नहीं हटाए जा रहे हैं, बल्कि प्रोजेक्ट के लिए जो दूसरा लोकल सोर्स होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए यूएई ने ये कदम उठाए हैं। हालांकि सुनने में ये लगता है कि हाँ, ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो अचानक से पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी यूएई क्यों दौड़े हैं, और वो भी 4 दिनों की यात्रा के लिए? यूएई के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यूएई और भारत में जो डील हुई है, इस डील ने पाकिस्तान को हलचल में ला दिया है। हालांकि पाकिस्तान भारत की नकल करने की सोच रहा है कि हम चारों तरफ रिश्ते अच्छे रखेंगे, लेकिन ये तरकीब उसे उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। एक तो यूएई सऊदी अरब के चक्कर में फंसा है, और दूसरा इजराइल के साथ दोस्ती। इस मामले में भी
पाकिस्तान को अब उल्टा ही पड़ रहा है। हमने देखा दावोस में किस तरीके से शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप आपस में मिले, किस तरीके से कानाफूसी हुई और इसके बाद गाजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान शामिल हो गया। लेकिन क्या पाकिस्तान को इजराइल ने स्वीकार किया है? ऐसा लग नहीं रहा है। अभी इजराइल मामले को लेकर खुद पाकिस्तान के संसद और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि आप गाजा बोर्ड ऑफ पीस में क्यों हैं? तो इस पर पाकिस्तान का ये कहना है कि हम फिलिस्तीनियों की रक्षा के लिए हैं। अगर आप फिलिस्तीनियों की रक्षा के लिए हैं तो फिर इजराइल के वित्त मंत्री नीर बरकत, इन्होंने दावोस में ही बुरी तरीके से धोना शुरू कर दिया पाकिस्तान और इन्होंने कहा कि गाजा बोर्ड ऑफ पीस में कुछ देश हैं जिन्हें हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, जिनमें तुर्की भी है, कतर भी है और पाकिस्तान भी है। इन्होंने कहा कि वो देश जिनके संबंध किसी न किसी तरीके से हमास से रहे हैं, हम उनको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और अगर बात रही कि गाजा की जमीन पर उतरना, तो वो संभव नहीं है। हथियार लेकर उतरना वो तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। इन्होंने कहा कि गाजा के भविष्य में होने वाले किसी भी चर्चा में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं होगी, यहाँ तक कि जमीन पर ही नहीं, बंदूक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ये इशारा था ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की जगह को लेकर। जनरल असीम मुनीर की अगुवाई वाली पाकिस्तानी सेना, जिसे कुछ इस्लामी देशों में खलीफा जैसा दर्जा लेने की कोशिश करते हुए देखा जा रहा है, अब इजराइल की सीधी फटकार झेल रहा है। हालांकि ये सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सैन्य और वैचारिक सोच पर सीधा हमला है। गाजा की जंग ने इजराइल को और आक्रामक बना दिया है और अब उसने दोस्त और दुश्मन की रेखा मोटे अक्षरों में खींच दी है। इंटरव्यू में इजराइल के वित्त मंत्री नीर बरकत ने वो कह दिया जो अब तक पर्दे के पीछे कहा जाता था। दावोस में जहां एक तरफ पाकिस्तान साइन कर रहा था, वहीं दावोस में बातचीत के दौरान बरकत ने पाकिस्तान को आतंक समर्थक देश करार दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि ऐसे देशों को गाजा की शांति प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा। ये बयान जनरल असीम मुनीर और उनकी रणनीति पर एक करारा तमाचा माना जा रहा है। इजराइल ने तंज कसते हुए कहा कि इस्लामी नाटो का खलीफा, साफ संकेत है कि ये खलीफाई सिर्फ भाषण तक सीमित है, यानी यहाँ नो एंट्री है। इजराइल ने गाजा में किसी भी ट्रांजिशन फोर्स या पीस कीपिंग मिशन में पाकिस्तान की भूमिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। नीर बरकत का कहना है कि जिन देशों ने हमास जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन किया है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे देश गाजा की जमीन पर पांव नहीं रख सकते हैं। वैसे बरकत ने ईरान को भी खुली धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने इजराइल पर दोबारा हमला किया तो जवाब 7 गुना ज्यादा घातक होगा। इजराइल का दावा है कि उसने पहले ही ईरान की सैन्य कमजोरी उजागर कर दी है। ये संदेश सिर्फ तेहरान के लिए नहीं, बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।